40 to 50% ऑफ द केसेस में जब किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा होता है तो मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इनफर्टिलिटी। अब आजकल हम देखते हैं कि लड़कों में मतलब ओवर जिम करते हैं, वो ओवर जिम करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। प्रोटीन पाउडर भी कुछ जो लेते हैं। जी बिल्कुल, प्रोटीन पाउडर में भी कितनी बार प्रोटीन पाउडर बोल के उनमें स्टेरॉइड्स एडेड होते हैं। तो कि अगर आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको बच्चा ठहरने में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ये बिल्कुल गलत है। वो सवाल है कि क्या मास्टरबेशन भी इनफर्टिलिटी पे जो शादी नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं जो अभी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं जो 30-35 तक तैयारी करते हैं कि सेटल हो जाएंगे। तो जब कोई कपल संतान प्राप्ति नहीं कर पाते हैं तो सारा दोष जो है समाज में वो महिलाओं पे थोप दिया जाता है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी है। समाज में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मिथ भी है जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं और भ्रम भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, लोगों के मन में संकोच भी लोग करते हैं बताने से। वो टॉपिक है इनफर्टिलिटी यानी बांझपन या निसंतानता का। टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ आज है एक्सपर्ट हैं, इनका नाम डॉक्टर हर्षित सिंह है जो कि गायनकोलॉजिस्ट हैं, साथ में इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हैं। ये बताएंगे कि आज किस तरीके से समाज में जो फैला हुआ भ्रम है या जो दंपति अभी भी संतान सुख से वंचित हैं वो इससे निजात पा सकते हैं और कैसे वो सही तरीके से फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। क्या है झूठ है समाज में फैला हुआ, कैसे लोग डर रहे हैं, कैसे संकोच करते हैं बताने से, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, ये सारी बातें आज के हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले मैम सवाल का शुरुआत करते हैं यहाँ से कि इनफर्टिलिटी आखिर होता क्या है और इसको लेकर जो लोगों के मन में भ्रम है उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, इनफर्टिलिटी जानने के लिए पहले हमें जानना ज़रूरी है कि फर्टिलिटी क्या होता है। फर्टिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू कंसीव या प्रेग्नेंट होने की एबिलिटी को हम फर्टिलिटी बोलते हैं, जहाँ तक फीमेल की हम बात करें। लेकिन क्योंकि ये अकेले संभव नहीं है तो इसमें फीमेल और मेल फैक्टर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फर्टिलिटी को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं उन्हें हर 28 से 30 दिन पे एक मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं। और जिन फीमेल में ये मेंस्ट्रुएशन रेगुलर होता है यानी हर 28 से 30 दिन पे ये फ्लो हो रहा होता है तो हम अज्यूम करते हैं कि उन फीमेल्स में ओव्यूलेशन भी हो रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जिनमें मेंस्ट्रुएशन हर 2 से 3 महीने पे होता है, इरेगुलर होता है, या कुछ ऐसी भी फीमेल्स होती हैं जिनको दवा देना पड़ता है तब जाकर वो मेंसेस को रिज्यूम करती हैं। तो ऐसे फीमेल में हम अज्यूम करते हैं कि इनका ओव्यूलेशन शायद अपने आप से ना हो रहा हो। तो ये ना होने का कारण बहुत कुछ हो सकता है वो पीसीओडी की समस्या से ग्रसित हो सकता है कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन, किसी भी हार्मोन की कमी या एक्सेस जिसके इलाज की ज़रूरत है, जिससे वो मेंसेस को रिज्यूम कर सकती हैं, मेंसेस को रेगुलर वो कर सकती हैं। देखिए, ये सब बताकर मैं ये समझाना चाहती हूँ कि अगर किसी भी महिला का साइकिल रेगुलर है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका टाइम ऑफ ओव्यूलेशन क्या है। टाइम ऑफ ओव्यूलेशन प्रिडिक्ट करेंगे तो फर्टिलिटी विंडो हमें पता चलेगा और हम आप लोगों को गाइड कर सकेंगे या फीमेल को हम गाइड कर सकेंगे कि किस समय वो हस्बैंड के साथ रहें या कांटेक्ट बनाएं जिससे मैक्सिमम चांसेस होगा उनको प्रेगनेंसी अचीव करने का। इसीलिए मेंसेस का रेगुलर होना या हमारा जानना कि टाइम ऑफ ओव्यूलेशन क्या है और फर्टिलिटी विंडो क्या है ये ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी क्या होता है। तो इनफर्टिलिटी, अगर कोई भी कपल अगर 1 साल से ज़्यादा साथ रह रहा है, संभोग कर रहा है और किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब गर्भ निरोधक जैसे कि पिल्स हो सकते हैं, कॉन्डम हो सकते हैं, किसी भी तरह का इंजेक्शन हो सकता है, ठीक है, अगर वो सब इस्तेमाल नहीं कर रहा है फिर भी वो एक प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर पा रहा है, एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर पा रहा है, जी एक अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहा है तो उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं और उनको हम इनफर्टाइल कपल बोलते हैं। तो लोगों को तो हमारा ये सुझाव रहता है मोस्टली इन कपल्स को कि आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। एक और जो भ्रम है लोगों के मन में वो है कि क्या इनफर्टिलिटी एक बीमारी है या एक मिथ है?
अगर आप प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो कई बार हम देखते हैं महिलाओं में किसी तरह की कमी होती है, कई बार हम ये भी देखते हैं कि पुरुषों में किसी तरह की कमी होती है, कई बार ऐसा भी होता है थोड़ी कमी महिलाओं में होती है, थोड़ी कमी पुरुषों में होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों में से किसी में कोई कमी नहीं होती, फिर भी एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं कपल, जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं। तो इनफर्टिलिटी के बारे में जागरूकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक आवश्यक चीज़ है, ताकि लोगों को समाज में ये पता चल सके कि ये एक सामान्य समस्या है जिससे आमतौर पे कई लोग ग्रसित हो सकते हैं और इसे किसी भी तरह का टैबू ना समझें। मैम एक चीज़ और भी है जो काफ़ी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, फैमिली प्लानिंग को लेकर लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि एक सही एज क्या होता है, एक राइट एज क्या है जब हम फैमिली प्लानिंग करें, इसका क्या कुछ है? देखिए, सबसे पहले ये समझने और जानने की बात है कि सही एज क्या है जिसमें आप कंसीव करें। तो चाहे आप नेचुरली कंसीव करें, आप मेडिकेशन के साथ कंसीव करें, आप IUI से कंसीव करें, IVF से कंसीव करें, या फिर आप सर्जरी के बाद कंसीव करें, जो सही एज रहता है वो है 24 से 30 साल। 24 से 30 साल मैंने इसलिए बोला क्योंकि 24 के पहले आप शारीरिक और मानसिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि आप किसी भी बच्चे का भरण पोषण कर सकें, उसको अच्छी तरीके से पाल सकें। और 30 के बाद क्या होता है कि हमारे अंडों की संख्या और अंडों की क्वालिटी भी ख़राब होती जाती है। इनफैक्ट आफ्टर 35 ईयर्स फीमेल की फर्टिलिटी रैपिडली डिक्लाइन करती है बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, जिसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंडों की संख्या और अंडों की क्वालिटी ख़राब होती है। कई बार होता है कि यूट्रस में फाइब्रॉइड की गठनें पड़ने लगती हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रोसिस की समस्या हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन साथ साथ हो सकता है, एंड जैसे हमें पता है डायबिटीज़, वेट गेन, हाइपरटेंशन, ये सब एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो आपके प्रेगनेंसी को फर्दर जाके कॉम्प्लिकेट करेगी। तो सही एज कंसीव करने का रहता है 24 से 30 साल। और देखिए होता क्या है, एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि महिला का जो मासिक चक्र होता है उसमें हर महीने काफ़ी अंडे ख़राब होते जाते हैं, काफ़ी अंडे ख़त्म होते जाते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें अंडे ख़राब होते जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लोग ये समझते हैं कि दवाई से उसे ठीक किया जा सकता है या संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट में कोई भी एक भी ऐसी दवा बिल्कुल उपलब्ध नहीं है जो आपके अंडों की संख्या या फिर एंटी म्यूलेरियन हार्मोन AMH को 100% तक बढ़ा सके। ऐसी कोई दवा उपलब्ध नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है। जी, ऐसी कोई दवा उपलब्ध नहीं है। हाँ, मार्केट में दवा ज़रूर उपलब्ध है उन अंडों के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो छुपे हुए हैं, जो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनके ग्रोथ के लिए और वो बाहर आ सके और उनका उपयोग हो सके, उसके लिए मार्केट में दवा उपलब्ध है, उसके लिए वो उपयुक्त है। लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी अंडे ख़राब हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनको बढ़ाने के लिए कोई भी दवा मार्केट में उपलब्ध नहीं है। अच्छा, आपने जो एज बताया है कि 24 से लेकर 30 साल, ये एज एक सही एज है कि आप उस समय फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं और कंसीव कर सकते हैं। अगर 30 के बाद अगर कोई फैमिली प्लानिंग करते हैं या 40 के बाद करते हैं तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है? देखिए, 30 के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 30 के बाद हमारे जो अंडों की संख्या कम हो रही होती है, क्वालिटी ख़राब हो रही होती है। तो क्वालिटी ख़राब होने से मेरा तात्पर्य है कि अगर हमारे एग की क्वालिटी ख़राब होगी तो चांसेस ऑफ मिसकैरेज इंक्रीज़ होते हैं, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ेंगे। क्रोमोसोमल डिफेक्ट यानी जेनेटिक डिफेक्ट्स आ सकता है बच्चों में, जो कि 40 साल के बाद ज़्यादा कॉमन है। इसको मैं 30 के बाद नहीं ज़्यादा बोलूँगी, 40 के बाद ये ज़्यादा कॉमन होता है एंड चांसेस ऑफ मिसकैरेज, क्योंकि क्वालिटी हमारी ख़राब होती जाती है। सेम पुरुषों में भी ये एप्लीकेबल है। पुरुषों में क्या है, पुरुषों का एज हम मानते हैं लगभग 40 साल के बाद इनकी फर्टिलिटी थोड़ी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। 30 था महिला के, और पुरुषों के लिए आफ्टर 40 ईयर्स उनकी भी फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है। जो उनका स्पर्म पैरामीटर्स है, जैसे कि स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, जो DNA है स्पर्म का, मॉर्फोलॉजी है, वो सब खराब होती है। और अगर DNA खराब होगा तो फिर वही बात है, उस शुक्राणु से जो बच्चा ठहरेगा उससे वो फिर मिसकैरेज में कन्वर्ट हो सकता है, बच्चे में जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ आ सकती है। ये सारे कई समस्या उत्पन्न हो सकती है। जी। उसके अलावा क्योंकि जब हम ज़्यादा एज पे कंसीव करते हैं, विथ इंक्रीजिंग एज, मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, वेट गेन, ये सारी भी जो है समस्या ऐड होती चली जाती हैं। तो ये फर्दर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट करेगी, अगर जो है आगे जाकर के और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेगी आपकी प्रेगनेंसी। मैम एक क्वेश्चन है कि आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है लोगों की, लोग ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, लेट नाइट सोना, पार्टी करना, खान पान, ये सब जो सारी चीज़ें हैं, इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इनफर्टिलिटी पे?
देखिए, इनफर्टिलिटी एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है और हमेशा IVF, ART इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप ज़रूर एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको ज़रूर ऑप्शंस बताएंगे। एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको आपके ऑप्शंस बताएंगे। और हाँ, लाइफस्टाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी आप बोलें, ठीक है। लाइफस्टाइल का बहुत प्रभाव पड़ता है और जो मैं लाइफस्टाइल की बात करती हूँ, उस लाइफस्टाइल में क्या क्या इंक्लूडेड है, आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे आप अपने ओवम की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं, अपने स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। तो उसमें कुछ है। सबसे पहले वी हैव टू क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग से मेरा मतलब है कि किसी भी तरीके से तंबाकू का सेवन, जैसे कि आपको बीड़ी हो गया, पान हो गया, सिगरेट हो गया, ये हर या गुटखा भी लोग चबाते हैं। ये टोबैको का सेवन सबसे ज़्यादा हार्मफुल है फॉर बोथ ओवम और स्पर्म दोनों के हेल्थ के लिए। दूसरी बात, कट डाउन ऑन अल्कोहल। अल्कोहल की मात्रा भी हमें कम लेनी है। अल्कोहल का देखिए इतना नुकसान नहीं है जितना स्मोकिंग का नुकसान है। स्मोकिंग का जी, काफी ज़्यादा है। स्मोकिंग का नुकसान बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनमें जो सब्सटेंस होते हैं वो आपके स्पर्म को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। अल्कोहल का उतना नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी अल्कोहल भी मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा ये कहना है कि उसको भी रिस्ट्रिक्टेड उसका सेवन करें। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको उसको कम करना है या छोड़ना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पेशेंट है उसको एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है। एक हेल्दी वेट अपने BMI के अकॉर्डिंग एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है। बैलेंस्ड डाइट लेना है। बैलेंस्ड डाइट से मेरा मतलब है कि आपके खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होने चाहिए। आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है। प्रोटीन रिच डाइट से मेरा तात्पर्य है एग वाइट ले, चिकन ले, दाल ले, छेना ले, स्प्राउट्स ले। कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना है, जैसे रोटी चावल, इनकी मात्रा थोड़ी कम करेंगे, ठीक है। और एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खाना थोड़ा कम खाएं। हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो आप खाएं वो आप हेल्दी खाएं, हेल्दी खाना खाएंगे आप। उसके अलावा शुगर का कंटेंट बिल्कुल कम करें, कट डाउन ऑन शुगर। शुगर से हमारे बॉडी को कुछ खास फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो शुगर, जी, नमक का भी कुछ नहीं, नमक से कुछ नहीं है। नमक से हर कुछ मॉडरेट अमाउंट में, हर कुछ शुगर को कट डाउन करना है। उसके अलावा जो पैक्ड प्रोसेस्ड फूड है उन सबको अवॉइड करें। जो आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड फूड है उन सबको अवॉइड करें। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, एक्सरसाइज मॉडरेट करें। मॉडरेट एक्सरसाइज बिल्कुल इंक्लूड करें अपनी लाइफस्टाइल में, बट द एक्सरसाइज शुड बी मॉडरेट। अब आजकल हम देखते हैं कि लड़कों में दे मतलब ओवर जिम करते हैं, वो ओवर जिम करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का उपयोग करते हैं। ये बिल्कुल नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। प्रोटीन पाउडर भी कुछ जो लेते हैं। जी बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। प्रोटीन पाउडर में भी कितनी बार प्रोटीन पाउडर बोल के उनमें स्टेरॉइड्स एडेड होते हैं, ठीक है। यू आर नॉट नोइंग किस तरह से क्या वो लोग मतलब कैसे एडल्टरेशन चल रही है, आपको पता नहीं है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और ओवर जिमिंग को आप अवॉइड करें, मॉडरेट एक्सरसाइज रखें, क्योंकि ये जो ओवर जिम है ये आपको जो ओवम है और स्पर्म के हेल्थ है उसको नेगेटिवली जो है इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा एडिक्वेट स्लीप होना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योगा, मेडिटेशन करें, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जो भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, इन सब से दूर रहें। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे समाज में लोगों को जानना चाहिए कि हाइजीन मेंटेन करें। तो हाइजीन से मेरा मतलब सिर्फ मेल नहीं है, सिर्फ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइजीन मेंटेन करें। दोनों लोग हाइजीन मेंटेन करेंगे। वॉशरूम आप जब जाते हैं तो जिस वॉश योर प्राइवेट पार्ट्स का अच्छे से वॉश करेंगे, उसको ड्राई रखेंगे। उसके अलावा जो है हमें अंडरगारमेंट्स जो हम पहनते हैं वो क्लीन रहना चाहिए एंड प्रेफरेबली कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड करना है। एंड अगर आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन, आपको लग रहा है कि कोई भी साइंस और सिम्टम्स है इन्फेक्शन का, जैसे रेडनेस है, इचिंग है प्राइवेट पार्ट्स में, किस तरह का डिस्चार्ज है, जस्ट गो टू द डॉक्टर। आप सोच नहीं सकते, या सिंगल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक इज़ गोइंग टू डू मैजिक फॉर यू। सब कुछ ट्रीट हो जाएगा उस सिंगल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक से। अगर आपको कोई इन्फेक्शन का साइन लग रहा है, जी आपको कुछ भी साइन लग रहा है तो इमीडिएटली जाए, उसको देर नहीं करना जी, उसके लिए देर नहीं करना। यही इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते आपके ट्यूब्स को ब्लॉक करेगा, आपके डक्ट्स को ब्लॉक करेगा मेल्स में, तो ये हमको वहाँ तक बढ़ने नहीं देना है। तो लाइफस्टाइल का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। इसको हम लोग लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके हम लोग बिल्कुल प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। स्ट्रेस जो लोग लेते हैं, होता है कि लोग वर्कलोड के कारण काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या कई बार
जो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से जी, या जी। घरेलू कुछ बात जी, होती जी। है, बहुत से सारी चीज़ें जी, होती है, जी, स्ट्रेस लेते जी, हैं, जी। इसका कितना ज़्यादा प्रभाव जी पड़ता बिल्कुल, है? स्ट्रेस का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है क्योंकि कई बार जो है वर्क प्रेशर की वजह से, फैमिली स्ट्रेस की वजह से, वर्क में कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से, आपस में कोई स्ट्रेस की वजह से पेशेंट प्रॉपर्ली साथ में, कपल साथ में रह ही नहीं रहे होते हैं। उनका जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड, तो वो फिर वो कंसीव कैसे करेंगे? तो इसलिए स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमें जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। योगा, मेडिटेशन इज़ वेरी गुड। मेडिटेशन मैं प्रमोट करूँगी कि प्लीज़ मेडिटेट, और इस तरह से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, तो आप फॉलो करके आप तो वो कह सकते हैं कि वो एक हैप्पी Lifestyle। प्रेगनेंसी जर्नी जी, हो जी, सकता है अगर जी। आप इस तरीके से करते जी हैं हाँ, तो। जी हाँ, जी हाँ। मैम एक और सवाल है कि अक्सर देखा जाता है कि जब कोई कपल संतान प्राप्ति नहीं कर पाते हैं तो सारा दोष जो है समाज में वो महिलाओं पे थोप दिया जाता है। उन्हें कई तरीके का कमेंट सुनना पड़ता है। अगर कहा जाए गांव के लैंग्वेज में तो उन्हें बाझिन या और भी जो है काफ़ी ज़्यादा महिलाएं इससे परेशान रहती है। क्या पुरुष का भी इसमें कोई रोल होता है? इनफर्टिलिटी क्या पुरुष में भी होता है? देखिए, पुरुष बांझपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेल इनफर्टिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में लोगों के मन में बहुत सारे मिथ और फैक्ट्स चल रहे होते हैं, तो इस पे बात करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, मैं कुछ मिथ्स आपको बताऊंगी। सबसे बड़ा मिथ है कि अगर किसी कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं, निसंतानता से अगर वो ग्रसित है, तो सारा दोष जो है और सारी जिम्मेदारी औरतों को दे दी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो 40 to 50% ऑफ द केसेस में जब किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा होता है तो मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो मेल इनफर्टिलिटी 40 to 50% जो है कंप्राइज करती है ऑफ द टोटल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी में मेल इनफर्टिलिटी होता है, ठीक है। तो ये सीधा कह देना कि हम महिला का ही ट्रीटमेंट करवाएंगे, महिला का ही टेस्ट करवाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। पुरुष भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनका भी टेस्ट होना चाहिए, उनकी भी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि सिर्फ महिला जिम्मेदार है, ये आपका पहला मिथ है, जिसको समाज से निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें मेल का भी होता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा मिथ, जो कि लड़कों के बीच में बहुत बड़ा मिथ है, कि अगर आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको बच्चा ठहरने में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, इम्पोटेंसी और इनफर्टिलिटी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये एक ही सिस्टम से जुड़ी हुई बात है, लेकिन ये बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। जो इम्पोटेंसी होती, जो सेक्सुअल पोटेंसी होती है, उसका मतलब होता है कि मर्दों में सेक्सुअल संबंध बनाने की ताकत, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन मेनली जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। और जो फर्टिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि सीमेन में स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी है, और स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस में अलग जगह से हो रहा होता है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये समझना ज़रूरी है। तो कोई भी कपल या कोई भी मेल जिनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी वो निसंतानता से ग्रसित है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो अपना सीमेन एनालिसिस ज़रूर कराएंगे। तीसरा मिथ, अगर आपके स्पर्म पैरामीटर्स में किसी भी तरह की गड़बड़ी आती है तो तुरंत ट्रीटमेंट पे जंप करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक बार आपके स्पर्म के जो भी रिपोर्ट उसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्या होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन मेल में एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और एक एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है स्पर्म का वो 90 to 120 डेज़ का होता है। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि नए स्पर्म बनते हैं, फिर डेड होते हैं, फिर नए स्पर्म बनते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो किसी भी तरह की अगर एब्नॉर्मलिटी आती है 2 बार टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, ठीक है। जी 2 बार ये मेल इनफर्टिलिटी की ही मैं पूरी बात कर रही हूँ। तो 2 बार, एटलीस्ट 2 बार टेस्ट मेल को ज़रूर करानी चाहिए। और अगर कोई एब्नॉर्मलिटी आती है तो जानने की कोशिश करनी है कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एब्नॉर्मलिटी आ रही है, वेदर टेस्टीज़ में कोई प्रॉब्लम है, टेस्टीज़ के बाहर डक्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी लाइफ में पिछले 3 महीने में कोई मेजर स्ट्रेस, मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस रहा है, जिसकी वजह से आप कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं, टोबैको, अल्कोहल, किसी का भी अब्यूज़ कर रहे हैं, तो ये टेम्पररीली आपके स्पर्म के क्वालिटी को ख़राब कर सकती है। तो इसीलिए 2 बार टेस्ट कराना बिल्कुल ज़रूरी है। सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक का भी कुछ है इसमें? देखिए, हम लोग बोलते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है दैट आर कॉल्ड एज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये क्या होते हैं, ये इनमें कैफीन की मात्रा होती है।
तो एक तो ये वैसे भी इसमें शुगर कंटेंट भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। इसके अलावा हमें लाइफस्टाइल चेंजेस में हमें ये भी इंक्लूड करना चाहिए कि हमें मॉडरेट कैफीन इंटेक करना चाहिए। मॉडरेट से मेरा मतलब है कि 200 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा हमें कैफीन जो है नहीं यूज़ करना। हाँ, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यही मैं बोल रही थी कि अगर जो है कोई भी प्रॉब्लम आती भी है, अगर स्पर्म के किसी पैरामीटर्स में अगर प्रॉब्लम आती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बिल्कुल ट्रीटेबल है। आप डॉक्टर के पास जाएं, दवाइयों से भी ये ट्रीट हो सकता है। आपको ऐसा ज़रूरी, मैं फिर से ये बात जो है रिपीट करना चाहूँगी कि हर किसी को IVF ART की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेडिकल मैनेजमेंट भी होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस भी होता है, प्रोवाइडेड आप एक एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप डॉक्टर पे भरोसा रखें और एक पॉजिटिव अप्रोच रखें, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। उसके अलावा फोर्थ जो फैक्ट बोलेंगे हम, वो ये है कि स्मोकिंग और वही टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल से स्पर्म के पैरामीटर्स को कितना नुकसान होता है। तो स्मोकिंग और टोबैको का बिल्कुल नुकसान होता है स्पर्म के पैरामीटर्स को, पैरामीटर्स पे आपका स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, DNA फ्रैगमेंटेशन, सब में गड़बड़ी आती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से स्मोकिंग को बिल्कुल क्विट करना है, ठीक है। यही सब कुछ जी। स्मोकिंग तो मैं स्ट्रिक्ट नो टू स्मोकिंग बोलूँगी, बिल्कुल क्विट करना है। टोबैको का सेवन आप बंद करें, पूरी तरीके से बंद कर दें। जी, उसको आप बंद करेंगे। मैम, एक सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में होता है, लेकिन संकोच से, शर्म के कारण वो अक्सर उस सवाल को या तो डॉक्टर को नहीं बता पाते हैं, नहीं तो किसी को भी अपने परिवार में भी खुल के नहीं बता पाते। वो सवाल है कि क्या मास्टरबेशन भी इनफर्टिलिटी पे कोई प्रभाव डालता है? क्या मास्टरबेशन की वजह से भी इनफर्टिलिटी होता है? दूसरा ये है कि इसकी सीमा क्या है? जो लोग इसके आदत हो चुके हैं, बहुत से लोग होते हैं कि इसके आदत हो जाते हैं, क्या मेल फीमेल में भी इसका कोई प्रभाव पड़ता है और इसकी सीमा क्या है? इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, मास्टरबेशन डज नॉट कॉज मेल इनफर्टिलिटी। ये कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये बता सके कि मास्टरबेशन से मेल इनफर्टिलिटी होती है। जो स्पर्म के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि मोटिलिटी, स्पर्म का काउंट हो गया, उसकी मॉर्फोलॉजी हो गई, उसकी DNA हो गई, इन सब पे मास्टरबेशन का कोई असर नहीं होता है। हाँ, लॉन्ग टर्म में आपके सीमेन का वॉल्यूम भले ही कम हो सकता है, लेकिन इस कम वॉल्यूम में जो स्पर्म के पैरामीटर्स होंगे वो बिल्कुल भी नॉर्मल होता है। वो जो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, जो लोग इस चीज़ को मतलब एक तरीके से कहें कि आदी हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा? इनफर्टिलिटी क्या होता है? हाँ, देखिए, एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज़ पॉइजनस। तो अगर मैं उसको ये बोलूँ तो 2 to 3 टाइम्स अ वीक जो है आप मास्टरबेशन जो है, यू कैन परफॉर्म मास्टरबेशन, उससे ज़्यादा इज़ पॉइजनस, मैं यही बोलूँगी। बाकी इसका इनफर्टिलिटी पे कोई असर या स्पर्म के पैरामीटर्स पे कोई असर नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वीडियो चलते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं और कुछ जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, जो कहें तो या गूगल के विकिपीडिया पढ़ के या कुछ भी आर्टिकल्स को पढ़ के वो बताते रहते हैं कि मेल फर्टिलिटी में भी इसका रोल होता है। अगर जो लोग आदत पड़ जाते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं, तो यही मैंने बोला कि एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज पॉइजनस। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं, आपको एक मैं नॉर्मल हेल्दी रेंज भी मैंने बताया कि 2 to 3 टाइम्स अ वीक जो है यू कैन परफॉर्म मास्टरबेशन, लेकिन उससे ज़्यादा इज़ पॉइजनस। वो आपके अपने पर्सनल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और लेकिन इसका स्पर्म के पैरामीटर्स पे कहीं से कोई असर नहीं होता है। तो मैं एकदम ये क्लियरली बोलना चाहूँगी कि इट डज़ नॉट लीड टू मेल इनफर्टिलिटी। हमारा सवाल अब ये है कि जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो कपल देख रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुके हैं, बहुत जगह जाके ट्राई कर चुके हैं, मतलब अब खुद को अंदर से टूटता हुआ वो महसूस कर रहे हैं, आप एज ए डॉक्टर उन लोगों को क्या सजेस्ट कीजिएगा? देखिए, समाज में निसंतानता को लेकर जागरूकता और स्वीकृति लाना बहुत ही आवश्यक है, ताकि लोग खुले तौर पे बात कर सके और मदद मांग सके। मेरा ये सुझाव रहेगा कि कोई भी कपल, अगर वो 35 साल से कम उम्र का है और 1 साल से ऊपर साथ रह रहा है और प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहा है, या कोई भी कपल जो 35 साल से ऊपर है और 6 महीने से ज़्यादा से साथ रह रहा है और प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज़ आप अपने इट्स टाइम टू टॉक टू योर डॉक्टर एंड जस्ट नो योर ऑप्शंस। आप डॉक्टर के पास जाएं, उनका सुझाव लें। और देखिए, डॉक्टर का काम सिर्फ मेडिकल इलाज नहीं है। आप यहाँ पे इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि हिस्ट्री टेकिंग और काउंसलिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इनफर्टिलिटी, ठीक है। बहुत बार हम ऐसे कपल से भी मिलते हैं जिनको पता ही नहीं होता उनका फर्टिलिटी विंडो क्या होता है। फर्टिलिटी विंडो से मेरा तात्पर्य है कि मासिक चक्र का वो समय जब महिला में सबसे ज़्यादा चांसेस है गर्भ अवस्था धारण करने का। जब कपल को वही नहीं पता होगा तो मुश्किल है
उनके लिए कंसीव करना। उसके अलावा बहुत सारे कपल्स को हम देखते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का ही सही तरीका नहीं पता होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो इतने हताश और इतने मायूस होते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है और ये जो प्रॉब्लम है ये ऑलरेडी बहुत इमोशनली मेंटली ड्रेनिंग है उनके लिए। ये जो कपल हमारे पास आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वरिड होते हैं, बहुत ही इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं। तो हमारे काउंसलिंग से उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि देखिए ऐसी कोई भी मतलब जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है उसके हिसाब से मैं बहुत ही कंफर्टेबली आई कैन से कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है इनफर्टिलिटी की जिसके लिए हमारे पास सोल्यूशन नहीं हो या हमारे पास ऑप्शंस नहीं हो। तो वी हैव मेनी ऑप्शंस, जस्ट अप्रोच अस, हमारे पास आइए, हमसे बात कीजिए और फिर आप अपने ऑप्शंस देखिए कि आपके लिए क्या सबसे बेहतर होगा। जैसे मैं आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल बताती हूँ, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जिससे लाइफस्टाइल से कैसे फ़र्क पड़ता है उस पर मैं बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास जो महिलाएं आती हैं उसमें बहुत सारी महिलाओं को पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ आप जो भी बोले। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ बहुत सारी पेशेंट आती हैं जो कि इनफर्टिलिटी लेकर के भी आती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैन डू मैजिक फॉर देम। हमने देखा है कि सिर्फ जो है डाइट, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, जो भी उनका वेट है 10% ऑफ द बॉडी वेट हम उनको रिड्यूस करने बोलते हैं, डाइट और एक्सरसाइज और सब कुछ मॉडिफाई करके वो आराम से कंसीव कर पा रही होती हैं। तो ये हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कि जस्ट विद काउंसलिंग ऑल्सो पेशेंट नेचुरली कंसीव कर पा रहा है। दूसरी बात है कि पेशेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं, उनको बहुत सारा वर्क प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, आपस में भी जो है कोई मतलब अगर प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी जो है उनका जो सेक्शुअल रिलेशनशिप है बहुत अच्छा नहीं हो पाता, दे आर नॉट एबल टू स्टे टुगेदर प्रॉपरली, जिसकी वजह से भी कंसीव नहीं कर पा रहे होते। तो हर जगह मेडिकल इलाज हो ये ज़रूरी नहीं है और हर जगह IVF और ART की ज़रूरत पड़े ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एवरीवेयर, है ना। हम जी आप आए, अगर ज़रूरत होगी तो हम आपको बताएंगे, बट जस्ट अप्रोच अस, आप एक पॉजिटिव अप्रोच रखें और डॉक्टर पे किसी भी जो भी एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट है उनके पास जाए और भरोसा रखें। तो ट्रस्ट आपको रखना जी, पड़ेगा। आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आप अगर बार बार डॉक्टर बदलेंगे तो उससे आपको कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। काफ़ी लोग ऐसे हैं समाज में हमारे जो शादी नहीं करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं जो 30-35 तक तैयारी करते हैं कि सेटल हो जाएंगे तो शादी करेंगे। जी, उनके लिए क्या रहेगा आपका एक सलाह? देखिए शादी नहीं करना ये तो अपना पर्सनल चॉइस है, ये उनका अपना पर्सनल चॉइस है। उसके अलावा आजकल के जो कपल्स हैं, कल के जो यूथ है, उनको ऐसा लगता है कि हम फाइनेंशियली हम स्टेबल हो जाएं, हम करियर में एक मुकाम पे पहुंच जाएं, तभी जो है हम एक जो है बच्चे को भी एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे। तो वो उसके पहले वो नहीं चाहते हैं बच्चा करना। तो ये बिल्कुल उनका अपना पर्सनल चॉइस है, इसमें मैं बिल्कुल भी उनको ये नहीं बोल सकती हूँ नहीं आप जल्दी करिए। लेकिन जो है उनके लिए एक ऑप्शन है, दे कैन गो फॉर एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग वो करवा सकते हैं, क्योंकि उम्र तो बढ़ती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, आपकी एग की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, एग का नंबर घटता चला जा रहा है, स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। और मैंने इस पॉडकास्ट में बहुत बार बताया है कि क्वालिटी ख़राब होने से किस तरह का नुकसान होता है। तो इसलिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि अगर वो करा सकते हैं तो जस्ट गेट एग फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग डन। और कुछ कपल्स हैं जो कि जो कुछ फीमेल्स हैं, उनको अगर पता है कि ऑलरेडी उनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर कोई PCOD से ग्रसित है या कोई भी जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वो थोड़ा सा प्रेगनेंसी को थोड़ा अर्ली पुश करने का प्रयास ज़रूर कर सकती हैं, थोड़ा अर्ली ट्राई करने की कोशिश कर सकती हैं। मैम आपने इस दौरान जब से प्रैक्टिस आप कर रही हैं, हो सकता है कि बहुत से ऐसे कपल्स आए हैं जो सब जगह से हताश निराश होकर आपके पास आए। जी बिल्कुल। कई बार ऐसे कपल्स भी आपको मिले होंगे जिनको कई दूसरे जगह भी गए होंगे तो निराशा ही हाथ लगी होगी। जी। तो वैसे कपल्स के साथ ट्रस्ट इशू हो जाता है कि क्या गारंटी है कि हम अगर यहाँ जाएंगे तो वो चीज़ हम सक्सेसफुली कर पाएँ। जी। तो ट्रस्ट इशू जो होता है इसको कैसे फिर वो ख़त्म कर सकते हैं और कैसे एक डॉक्टर पर ट्रस्ट करें दोबारा? देखिए डॉक्टर का सिर्फ काम, मैंने पहले भी बोला, इलाज करना नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है कि जो कि आपके जो है मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। तो मेरा यही जो है अप्रोच रहेगा कि पहले तो मैं पेशेंट को एक प्रॉपर काउंसलिंग दूँ, उनकी समस्या को समझ सकूँ, उनकी बात सुनूँ, पेशेंट्स के साथ उनकी बात सुनूँ। पेशेंट्स के साथ उनकी बात सुनने पे या जब उनको डॉक्टर के
ऊपर भरोसा होगा तो हम ऑलरेडी जो है 60-70% उनको हम ट्रीट कर चुके होते हैं, ठीक है। उनको भरोसा होगा तो फिर वो डॉक्टर बदलेंगे नहीं। और उनको ये समझाना ज़रूरी है कि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है, चाहे हम मेडिकली ही कर रहे हैं, मेडिकली ही ट्राई कर रहे हैं, उसमें भी इट टेक्स 3 to 4 साइकिल्स टू कंसीव, है ना। 3 to 4 साइकिल से मतलब 3 से 4 महीना तो लगता है, ठीक है। तो उनको थोड़ा ट्रस्ट करना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का ही इलाज गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पढ़ाई हम सब ने एक जैसी ही की है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि उनका इलाज गलत होगा, ऐसा नहीं होता। पेशेंट को ट्रस्ट इशू हो जाता है। कभी 1 महीने उन्होंने ओवुलेशन इंडक्शन करवाया किसी भी जो है डॉक्टर के साथ और उनका सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उनके दिमाग में हो जाता है मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, मैंने इतने इंजेक्शंस लिए, मैंने जो है इतनी दवाइयाँ खाई, फिर भी जो है मैंने कंसीव नहीं किया। तो उनको समझना है कि ये तुरंत, अगर आप किसी चीज़ से बहुत लंबे टाइम से पीड़ित हैं, तुरंत उसका इलाज एक साइकिल में संभव नहीं है। मेडिकली भी मैनेज करने के लिए उसको 3 से 4 साइकिल हमें चाहिए। तो उतना समय हमें दें, हम पे भरोसा रखें, एंड फिर जो है आपके लिए हम लोग हमेशा उपलब्ध हैं। जो लोग अभी संतान सुख से वंचित है, निसंतानता से पीड़ित हैं, अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो क्या ऑनलाइन वो कंसल्ट कर सकते हैं आपसे? जी बिल्कुल, मेरा ये सुझाव रहेगा कि अगर वो ऑफलाइन आकर मुझसे मिल सके तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर उनको ऑनलाइन कंसल्ट करना है तो भी मैं अवेलेबल हूँ। ऑनलाइन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कभी भी कैसे भी चाहें आप कंसल्ट मुझसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय दिया। लोग सोचते हैं कि ये जो मिथ है वही सही है, आपने उस सारे फैक्ट को भी बता दिया है, किस तरीके से जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो कंसीव कैसे कर सकते हैं, या जो दंपति हैं अभी भी इस चीज़ से पीड़ित हैं, उन्हें समाज में एक अलग ही तरीके कमेंट को झेलना पड़ता है, घर में झेलना पड़ता है, और इसके वजह से डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ता है। काफ़ी ज़्यादा एक कपल के बीच में दरार भी पड़ता है, तो रिलेशनशिप भी ख़राब होता है। एंड जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए अगर लास्ट में आपके तरफ से कोई अगर सजेशन हो या कोई लाइन करना चाहें तो आप बता दीजिए हमारे व्यूअर्स। देखिए, निसंतानता के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। निसंतानता या फिर हम इनफर्टिलिटी कह लीजिए, इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म। उसमें सिर्फ IVF और ART इंक्लूडेड नहीं होता है। कई बार काउंसलिंग के साथ, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग के साथ और मेडिकल इलाज के साथ भी आप आराम से कंसीव कर सकते हैं, या फिर आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप प्लीज़ एक्सपर्ट ओपिनियन लें, एक एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, समाज में लोगों की बातों में ना पड़ें, और एक एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर आकर के लें और अपने ऑप्शंस जानें। थैंक यू। अगर आपके मन में भी कोई इंक्वायरी हो, अगर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप भी, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है इनका, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले किसी नए टॉपिक के साथ।